हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो है आपके उसके टॉपिक के बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो पहला बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक डिफिनेशन भी बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। इसके पीछे क्यों भाई, आप सोचेंगे क्यों चाहता है वो ऐसा। तो चाहता इसलिए है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका, आईटी एक्ट 1961 जो है, उसके सेक्शन 10 फर्स्ट में ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि कोई भी जो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, उस पर कोई भी नो टैक्स रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम को क्या माना जाए, एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। पर अब यहाँ पर डिफाइन किया गया इनकम टैक्स में कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, इसके बारे में बताना है। आपको समझना है कौन कौन सी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी। सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। तो इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया कि एग्रीकल्चर इनकम वही इनकम मानी जाएगी जो कहाँ से मिली हो। 3 प्रकार की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। एक तो हार्वेस्टिंग से इनकम जनरेट हुई, इनकम फ्रॉम हार्वेस्टिंग। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम हार्वेस्टिंग, उत्पादन से जो पैसा आया। जैसे गेहूं का प्रोडक्शन आपने किया, उसको बेचने से जो इनकम मिली वो, या चावल का प्रोडक्शन किया, उसको बेचने से जो इनकम मिली वो, उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। दूसरा कौन सा इनकम माना जाएगा, इनकम फ्रॉम लीज। इनकम फ्रॉम लीज, यदि एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर उठाया गया है, एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर उठाया गया है, उस पर से जो बट्टे से जो पैसा मिल रहा है, लीज से जो इनकम मिल रही है, उसकी इनकम को भी हम क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। और तीसरी जो बात कही गई, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड पर जो हाउसेस बने हुए होते हैं उनको फार्म हाउस कहते हैं। तमाम बार आप गए होंगे, देखा होगा। तो उसके किराए पर यदि उसको उठा दिया जाए तो उस पर से जो किराया मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ऐसा इनकम टैक्स में इन 3 इनकम के बारे में बताया गया, उनको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब एग्रीकल्चर लैंड पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड कौन सी मानी जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड जो है पिछले 2 सालों से, कम से कम 2 सालों से जिसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा हो, वो लैंड क्या होगी, एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। हार्वेस्टिंग से इनकम या लीज से इनकम जो है वो केवल फार्मर के लिए ही इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, ना कि उससे जुड़े हुए किसी अदर व्यक्ति से जुड़ी हुई इनकम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जैसे मैनेजर है, वो कैसे काम कर रहा है, वो एग्रीकल्चर लैंड पर एज अ एग्रीकल्चर मैनेजर काम कर रहा है, वो वहाँ की चीज़ों को देखता है, तो उसकी इनकम को हम क्या नहीं मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। लेबर है, वो एग्रीकल्चर लैंड पे काम करता है, तो कहता है भाई मैं एग्रीकल्चर की भूमि पर काम कर रहा हूँ, कृषि भूमि पर काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। तो उनकी भूमि को भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाए, उनकी जो पैसा वेजेस के रूप में मिल रहा है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। फार्म हाउस के बारे में कहा गया, देखिए फार्म हाउस के बारे में क्या कहा गया कि तमाम, देखिए ऐसे तो आप जो किराए पर संपत्तियां उठाते हैं तो उस पर जो किराया कोई बिल्डिंग उठाते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। पर फार्म हाउस की इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। तो तमाम बार ऐसा देखा गया कि लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनकी जो खेतों के अंदर जो फार्म हाउस बना था, शहरों के किनारे था, वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बना दी और उसको क्या कर दिया, किराए पर उठा दिया। उससे किराया मिलने लगा उनको और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम है। तो गवर्नमेंट ने, इसमें केस भी हुआ था, भोपाल में केस हुआ और स्टेट गवर्नमेंट और असेसिंग ऑफिसर जो
थी असेसिंग ऑफिसर वर्सेस रामदास के बीच में जो केस हुआ, उसमें बताया गया कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर, ये जिस शहर की आबादी 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से क्या है, कम है, जिस शहर की आबादी 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो उस शहर के 2 किलोमीटर के अंदर जो भी भूमियाँ आएंगी, जो भी लैंड होगा, उसको हम क्या नहीं मानेंगे, उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। जो भी भूमियाँ होंगी उसको हम क्या नहीं मानेंगे, एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। दूसरी कंडीशन बताई, यदि पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है, तो 6 किलोमीटर के अंदर पाई जाने वाली भूमियाँ जो होंगी वो क्या नहीं मानी जाएंगी, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएंगी। यदि पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर के अंदर पाई जाने वाली भूमियाँ जो हैं उनको एग्रीकल्चर लैंड में नहीं कन्वर्ट माना जा सकता है, उनको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। ये दूरी जो है वो कैसे मेजर की जाएगी, ये दूरी जो है एयर में मेजर की जाएगी। देखिए केस जो हुआ था उसमें ये शहर था, भोपाल शहर था, इधर जो थी उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी, इसके बीच की दूरी मात्र 2.5 किमी थी और यहाँ से यहाँ जाने में लगते थे करीबन 28 किलोमीटर, क्योंकि रास्ता जो था इनके बीच में नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई ये तो 28 किमी दूर है शहर से, तो हमारी इनकम ये जो है लैंड एग्रीकल्चर लैंड मानी जानी चाहिए और इस पे जो किराया हमने फार्म हाउस से कमाया है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाए और इसको एग्जेम्प्ट किया जाए। पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो ऑर्डर दिया कि ये जो मेजर किया जाएगा, किस में मेजर किया जाएगा, हवा में मेजर किया जाएगा। तो ये दूरी हवाई में कितनी आई, 2.5 किमी आई। तो उस कंडीशन में उसको क्या मान लिया गया था, उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना गया और इनकम फ्रॉम फार्म हाउस प्रॉपर्टी के तहत उसको क्या किया गया, टैक्सेबल किया गया। तो एग्रीकल्चर इनकम मानने के लिए ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। 2 किलोमीटर के अंदर यदि कोई भूमि पाई जा रही तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। यदि उस लोकेलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। दूसरी कंडीशन बात करें, यदि पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो उसके अंदर पाई जाने वाली जो भूमि है 6 किलोमीटर के अंदर जो लैंड पाई जाएगी उसको हम क्या नहीं मानेंगे, एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। और तीसरी जो बात है, ये 10 किलोमीटर के अंदर को 10 लाख से ज़्यादा लोकेलिटी की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर के अंदर जो भूमियाँ पाई जाएंगी उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाए, पर ये 3 ही इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएंगी और ये क्राइटेरिया भी फुलफिल होनी चाहिए। तमाम ऐसी इनकम होती हैं जो पार्सली एग्रीकल्चर होती हैं, पार्सली क्या होती है, बिजनेस इनकम होती है। तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो है कंडीशन बना दी गई, पार्सली एग्रीकल्चर इनकम होती है और पार्सली बिजनेस इनकम होगी। तो जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, पार्सली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्सली बिजनेस इनकम। तो जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो क्या होगी, वो टैक्स फ्री होगी और जो बिजनेस इनकम होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो किस बिजनेस को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, किसको हम मानेंगे बिजनेस इनकम। तो जितना प्रोडक्शन से पैसा, प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो उसको हम क्या मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। जितनी एड वैल्यू है वो क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कुछ चीज़ों के बारे में स्पेशली बता दिया गया, जैसे टी के बारे में बताया गया, टी के जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी इनकम को क्या माना जाता है, पार्सली एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, पार्सली क्या माना जाता है, बिजनेस इनकम माना जाता है। तो 75% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, 25% जो है उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा बिजनेस इनकम मानी जाएगी। यदि हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में यदि बात करें तो कॉफ़ी में 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम होती है, 40% जो है वो क्या होती है, वो बिजनेस इनकम होती है। रबर की बात करें तो रबर में 65 और 35 का रेशियो है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेसली डिफाइन की गई हैं। तो सेक्शन 3 में सारी चीज़ें बताई गई, कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम
इनकम नहीं माना जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे बेसिक कंपोनेंट जो बेसिक डिफिनेशन क्लास की बात करें तो वो है पर्सन। इनकम टैक्स में टैक्सेशन जो इम्पोज किया जाता है वो किस पर इम्पोज किया जाता है, वो पर्सन पर इम्पोज किया जाता है। पर्सन क्या होता है, किस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, पर्सन पर इम्पोज किया जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 7 प्रकार के पर्सन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन डिफाइन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फर्स्ट कौन सा है, एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है उसको क्या माना जाएगा, एक पर्सन माना जाएगा। जैसे राम, मोहन, श्याम, ये सब क्या है, राम हो गया, श्याम हो गया और सीता हो गई, ट्रांसजेंडर कोई हो गया, ये सब क्या है, इंडिविजुअल है। यदि हमने कोई पैसा कमाया है तो हम पर टैक्स कैसे इम्पोज किया जाएगा, एज अ इंडिविजुअल मानते ही वह टैक्स इम्पोज किया जाएगा। टैक्सेशन इम्पोज कैसे किया जाएगा, एज अ इंडिविजुअल। दूसरा जो होता है पर्सन, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहले क्या होता था, परिवार जो होते थे मिलकर चलते थे, परिवार जो होते थे मिलकर किसी काम को करते थे सामूहिक रूप से, और उस पर जो इनकम होती थी उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्सेशन किया जाता था। आज भी जैसे वॉशरमैन का परिवार है तो पूरा परिवार मिलकर क्या कर रहा है, उस कपड़े को धुलने काम में लगा हुआ है, कपड़ों को धुलने के काम में लगा हुआ है। तो किसी एक व्यक्ति की तो इनकम नहीं है, वो किसकी इनकम है, वो पूरे परिवार की इनकम है। तो उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो वो एज अ HUF इम्पोज किया जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब तीसरा जो यहाँ पर्सन डिफाइन किया गया, फर्म। अब फर्म की यदि हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कोई फर्म बनाई गई हो या किसी अदर पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू फर्म बनाई गई हो, उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा एज अ फर्म। फर्म क्या होती है, 2 और मोर पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए मिलते हैं। फर्म की बात करें तो 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संगठन है, उनके बीच एक बिजनेस होगा, उनके बीच लाभालाभ अनुपात होगा। तो फर्म पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है एज अ फर्म किया जाएगा, एज अ फर्म पर्सन माना जाएगा। चौथा जो है कंपनी की बात करते हैं, जो चौथा व्यक्ति डिफाइन किया गया वो कंपनी डिफाइन किया गया। कंपनी क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 या इसके किसी पहले एक्ट या किसी विदेशी एक्ट के तहत पंजीकृत एक कह सकते हैं लीगल स्टेटस, लीगल एंटिटी जो एज अ कंपनी वर्क करती है। देखिए कंपनी क्या है, एक विधिक अस्तित्व रखती है, सेपरेट एंटिटी उसका होता है, वो अपने नाम से काम करती है। वहाँ पर कोई किसी की कंपनी नहीं होती, वो A लिमिटेड होती, B लिमिटेड होती। टैक्स उस पर इम्पोज कैसे किया जाएगा, एज अ कंपनी। कोई भी कंपनी पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है कंपनी के रूप में किया जाता है। अब जो 5वां पर्सन यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो बॉडी AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, देखिए कई बार पूछा गया कि जो टैक्सेशन है ABC लिमिटेड जो आपस में मिलकर काम की, जो जॉइंट वेंचर के रूप में उन्होंने काम किया, कई लोगों, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, तो उनको किस ग्रुप में टैक्स इम्पोज किया जाएगा, तो उन पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मान लिया A लिमिटेड थी, B लिमिटेड थी, C लिमिटेड थी, ये तीनों ने मिलकर कोई काम किया। A लिमिटेड, B लिमिटेड और C लिमिटेड तीनों ने मिलकर कोई काम किया, तो ये किसी एक फर्म का तो पैसा है नहीं, ये किसी एक फर्म की इनकम तो है नहीं, ये 3 फर्मों की मिलकर इनकम है। तो इन पे कैसे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब विभिन्न प्रकार की जो है आर्टिफिशियल पर्सन मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। अब दूसरी बात, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है यहाँ पर क्या है, नेचुरल पर्सन मिलते हैं। जैसे A, B, C, D 3-4 व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर किसी काम को किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मिलकर काम किया और उन पर जो टैक्स इम्पोज करना है तो कैसे इम्पोज किया जाएगा, एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इम्पोज किया जाएगा। देखिए वो एक परिवार से आने वाले तो है नहीं, HUF तो है नहीं, वो अलग से मिले। जैसे NGO इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। NGO पर कैसे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इम्पोज किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी RSS,
ये सब क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। इनकी जो इनकम होगी, इन पर जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा वो कैसे इम्पोज किया जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के रूप में टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब जो छठा व्यक्ति है, जो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की बात करें तो छठा जो पर्सन डिफाइन किया गया है वो लोकल अथॉरिटी के रूप में। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम कह सकते हैं, नगर निकाय, नगर पंचायत, ये सब क्या है, टेरिटरी गवर्नमेंट है, ये लोकल अथॉरिटी है। तो इन पर जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, इम्पोज एज अ लोकल अथॉरिटी टैक्स इम्पोज किया जाएगा। इन पर टैक्सेशन का जो है प्रोसीजर कैसे अपनाया जाएगा, लोकल अथॉरिटी पर्सन मानते हुए। और 17 जो है, 7वां जो है एन आर्टिफिशियल पर्सन जो है, ये देखिए जो इन 6 में नहीं आएगा वो कहाँ पर टैक्स उस पर इम्पोज किया जाएगा, वो 7वें पर्सन जो एन आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। जैसे एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एसेस टैक्स ऑन विच पर्सन, इट इज़ अ लोकल अथॉरिटी, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, राम श्याम सीता मोहन गैता नहीं, इस तरीके का कोई नहीं, ना ही कोई परिवार है, ना कोई फर्म है, ना ही वो कंपनी है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई अलग अलग संगठन नहीं जुड़े हुए हैं, ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्योंकि उसका तो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, तो उन पर कैसे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, एन आर्टिफिशियल पर्सन। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कैसे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में। तिरुपति बालाजी आपने सुना होगा, 800 करोड़ रुपए का ITR उनका भरा जाता है। करीबन कितने का ITR है, 800 करोड़ रुपए का ITR भरते हैं। उन पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, कैसे इम्पोज किया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जो है उन पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब कह सकते हैं ताजमहल पर भी टैक्स जो इम्पोज किया जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में इम्पोज किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पर्सन कितने प्रकार के डिफाइन किए गए, 7 प्रकार के पर्सन डिफाइन किए गए। HUF कह सकते हैं इंडिविजुअल, HUF फर्म, कंपनी, AOP और BOI एंड लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इसी साल दिसंबर 2019 में एग्जाम में पूछा गया, UGC नेट में एग्जाम पूछा गया, फर्म इज असेस्ड अंडर, तो फर्म जो है असेस्ड होती है, एज अ फर्म असेस्ड की जाती है। टैक्सेशन जो है उस पर लगाया जाएगा, जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा एज अ फर्म इम्पोज किया जाएगा। वहाँ पर कौन सी फर्म हो सकती है, सारी फर्में होंगी जो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनाई गई हैं, भले वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, कहीं दूसरे एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, कहीं किसी भी तरीके से हो। उसके पहले आपके PGT कॉमर्स में जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2016 में शायद पूछा गया था PGT कॉमर्स में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, ताजमहल असेस्ड अंडर विच पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ताजमहल को एन आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में टैक्स किया जाता है। तो 7 प्रकार के पर्सन है, इंडिविजुअल, HUF फर्म, कंपनी, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये क्या है, ये नेचुरल पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन का जो है क्लब है। और लोकल अथॉरिटी यहाँ नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड आर्टिफिशियल पर्सन में ताजमहल, तिरुपति बालाजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपके 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम जो कवर कर रहे हैं वो क्या है, इनकम टैक्स के जो बेसिक डिफिनेशन क्लॉज है, जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या होता है पर्सन, क्या होता है SSC, क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर में टैक्स लगाया जाए प्रीवियस ईयर की इनकम पर, जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया जाए उसको हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे।
तो इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा 2019-20 था। प्रीवियस ईयर कौन सा था 2019-20। तो इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर है 2020-21 जो होता है वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। तो असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ विच स्टार्टेड जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, उसको क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे। अब हम कहते हैं अगली जो बात करते हैं चौथे नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो वो है आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है, इट ईयर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, एक ईयर जो 1 अप्रैल 2000 अप्रैल से स्टार्ट हो, एंड कब हो 31 मार्च को एंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में इनकम अर्न की गई हो, जिस ईयर में इनकम अर्न की गई हो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला ईयर जो होता है प्रीवियस ईयर कहलाता है। असेसमेंट ईयर की जस्ट पहले वाला ईयर जो है प्रीवियस ईयर कहलाता है। इसका भी पीरियड जो होता है कितना होता है, 12 मंथ्स होता है। इसका भी पीरियड जो होता है 12 मंथ्स होता है। जनरली प्रीवियस ईयर के बाद ही असेसमेंट ईयर आता है, पर याद रखना कुछ कंडीशन में जो प्रीवियस ईयर होता है वही हमारा असेसमेंट ईयर हो जाता है। जैसे कोई वोएज की यात्रा हो या टैक्स इवीजन देखा जा रहा हो, ऐसा लग रहा हो कोई क्या कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, या ऐसा लग रहा हो कोई फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रीवियस ईयर ही क्या हो जाता है, असेसमेंट ईयर हो जाता है। तो ये आपके 5 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। और उसके बाद यदि हम बात करें आपकी इनकम क्या है, जीटीआई क्या होती, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो छठे नंबर की बात करते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो जीटीआई है वो आपका देखिए देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के कितने हेड्स होते हैं, 5 हेड होते हैं। कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा कौन सा हेड होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और चौथा क्या होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड होते हैं। इन सब की इनकम को हम क्या कर दें, सम कर दें, तो क्या निकल आएगा, जीटीआई। देखिए सैलरी कहाँ से आती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिस आधार पर एम्प्लॉय क्या कहता है एम्प्लॉयर से कि मैं आपको सर्विस दूंगा, एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको पेमेंट करता है। तो ऑल पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर इज कॉल्ड सैलरी। यदि हम अपनी संपत्तियों को किराए पर उठा दें, अपनी बिल्डिंग को, अपने मकान को हम किराए पे उठा दें, उससे जो किराया मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यदि हम कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन और बिजनेस में क्या अंतर है, बिजनेस हमारा जनरली बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। कोई भी आर्थिक क्रिया, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, वो क्या कहा जाएगा, बिजनेस कहा जाएगा। लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। और प्रोफेशन क्या है, अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर हम अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। जैसे मैं टीचर हूँ तो ये मेरा, उसको प्रोफेशन कहेंगे। मैं टीचर हूँ तो ये प्रोफेशन है, ये मेरा क्या है, प्रोफेशन है। तो उनसे जो पैसा मिल रहा है, और कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल असेट्स को बेच डालते हैं, अपनी कैपिटल असेट्स को बेचते हैं, उस पर हमको प्रॉफिट मिलता है, तो उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, यदि कोई भी असेट्स हमारे पास 36 माह से ज़्यादा रही है, 36 मंथ से ज़्यादा रही है, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म होगा, उससे कम रही है तो शॉर्ट रन होगा।
उससे कम रही है तो शॉर्ट रन होगा और ज़्यादा रही है तो लॉन्ग रन होगा। और शेयर बॉन्ड्स की कंडीशन में 12 महीने की अवधि मानी जाती है। तो 12 महीने से कम रहा तो शॉर्ट रन होगा, 12 महीने से ज़्यादा रहा तो लॉन्ग रन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो वो हमारा कैपिटल गेन हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब तमाम जो चीज़ इनकम, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टीज़ नहीं आई, बिजनेस से नहीं आई, कैपिटल गेन से नहीं आई, तो कहाँ पर जाएगी कि वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे इंटरेस्ट है तो कोई हमारी सैलरी तो है नहीं, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही बिजनेस है हमारा इंटरेस्ट भाई मिलना हमको, ना ही कैपिटल गेन है, तो वो कहाँ पर जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यदि हम जा रहे थे, हमको नोटों से भरा हुआ एक पर्स मिल गया, तो ये हमारी कैजुअल इनकम है, तो कोई हमारी सैलरी तो है नहीं है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ना ही कैपिटल गेन है, तो उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, अदर सोर्स में ले जाएंगे। तो जीटीआई क्या होता है, इन पाँचों का सम जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई कहते हैं। तो समझ गए होंगे जीटीआई। अब इसके बाद जो है टोटल इनकम की बात करते हैं। जो अगला हमारा बेसिक कंपोनेंट डिफिनेशन क्लॉज है, उसमें हम बात करते हैं, 7वें नंबर पे आता है टोटल इनकम क्या होती है, टोटल टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो है, यदि हम जीटीआई से ग्रॉस टोटल इनकम से हम क्या कर दें, डिडक्शन जो हमारे सेक्शन 80C से लेके 80U तक के दिए गए हैं उनको माइनस कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी, या इसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। जो टैक्स देना पड़ता है, इसी इनकम पर क्या करना पड़ता है, टैक्स जो है देना पड़ता है। समझ रहे होंगे। बाकी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हम जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।